धन्यवाद राजीव जी। एक तो मेरा विनम्र आग्रह है आप लोगों से कि मोदी जी ने जो मुस्लिम लीग के छाप की बात कही है, इस पे आपको नाराज नहीं होना चाहिए। आपको बधाई देना चाहिए कि उसके कारण जिनको यह घोषणा पत्र नहीं पढ़ना था, वो भी पढ़ डाले। कांग्रेस के वेबसाइट पे जाकर के उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई। यह खोजने में लोग लगे रह गए कि आखिर इसमें मुस्लिम लीग है कहाँ। तो बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि आप उनसे आग्रह कीजिए किस तरह के बयान वो देते रहे। आपके पास उस न्याय पत्र का कोई भी आलोचना आपके पास नहीं है। मोदी जी, अब मोदी जी के आप भाषणों को सुनिए। उन्होंने मेरठ में क्या कहा, उन्होंने सहारनपुर में क्या कहा, उन्होंने पीलीभीत में क्या कहा, उन्होंने जबलपुर में क्या कहा कि जब चंद्रयान उतरा तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जब राम मंदिर बना तो आपको गौरव की अनुभूति हुई या नहीं हुई। जब वो कहते हैं कि G20 का आयोजन हुआ तो आपको गौरवान हुआ या नहीं हुआ। न तो रोजगार की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं, न वो मणिपुर की बात करते हैं, न किसानों की आय की दुगनी बात करते हैं, न वो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, न औद्योगिक विकास की बात करते हैं। ये ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिससे किसी का कोई लेना लादना नहीं। और ये भी मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि उनकी उनके इनके भाषणों के बाद भीड़ के का जो जवाब होता है उसको भी जरा देख लीजिए कि किस तरह से लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या यह संभव है? कोई भी सरकार क्या अगर बिना अपने उपलब्धियों की चर्चा किए बगैर क्या वह जन समर्थन हासिल कर सकती है? 10 साल सत्ता में रहने के बाद अभी भी आपको इंदिरा गांधी जी की सरकार की आलोचना करनी है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार की आलोचना करनी है, मुस्लिम लीग की बात करनी है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद कोई यह काम नहीं करता। और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में भी किसी राष्ट्रपति को केवल 8 साल मौका मिलता है, आपको 10 साल का मौका मिला। और इस 10 साल के मौके पर भी आप अपने 2014 के वायदों की बात नहीं करते। आप अपने अपने किसी ऐसे वादे की बात नहीं करते जिस कारण से इस देश का गौरव बढ़ा, जिस कारण से इस देश में जो समस्याएं हैं उसका समाधान हुआ। किसी की बात नहीं करते हैं। और अगर आप करते हैं ऐसी चीजों का उल्लेख करते हैं जो सीधे आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लांछन है, आरोप है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप। भ्रष्टाचार की बातों में आप इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा नहीं करते। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भ्रष्टाचार का एक प्रमुख मसला नहीं है? क्या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके औद्योगिक घरानों से पैसे की वसूली और पैसा मिलने के बाद, चंदा मिलने के बाद उनके खिलाफ जांचों को बंद कर देना, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जिनसे आप करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं उनको अरबों रुपए का आप ठेका दे देते हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जो कंपनियां घाटे में हैं, लगातार घाटे में चल रही हैं, उन कंपनियों से आप चंदा ले लेते हैं, उसके खिलाफ कोई जांच भी नहीं करते, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जो जिन कंपनियों की पूरी लागत, पूरा उसका आर्थिक आकार जितने रुपए का नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा रुपए आप उसे चंदा ले लेते हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और उससे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिन कंपनियों ने अपना काम शुरू करके, जिनका आपने उल्लेख किया, काम शुरू करने के साल में ही उन्होंने आपको चंदे दे दिया, क्या उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए कि पैसा आपके पास आया कहां से? ये कैसे संभव है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? इस पे आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिन जिन लोगों के खिलाफ आपने जांच की, आईटी ईडी के आपने रेड डाले, उनके खिलाफ आपकी जांच बंद क्यों हो गई? उनके चंदा देने के बाद क्यों बंद हो गई? क्या भ्रष्टाचार नहीं है? आप परिवारवाद की बात करते हैं। आप जमुई के भाषण में, जहां सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों भाषण दिया, जहां पे जो परिवारवाद का ही बहुत बड़ा उदाहरण है, रामविलास पासवान जी के दामाद वह चुनाव लड़ रहे हैं, ये चिराग पासवान जी के बनोई उम्मीदवार हैं वहां पर, उनके समर्थन में आप भाषण देने जाते हैं, वहां परिवारवाद की बात नहीं करते। पूरे भाषणों को आप सुन लीजिए, एक शब्द भी परिवारवाद के बारे में नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट आई है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र को आपने टिकट दिया बलिया से, चंडीगढ़ से आपने टिकट दिया, इलाहाबाद से आपने टिकट, फूलपुर संसदीय क्षेत्र से आपने टिकट दिया, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से आपने टिकट दिया,
पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी जी के पुत्र को? क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो आपके जितने नारे हैं, जितने भी नारे हैं, उन कोई नारों का असर लोगों के ऊपर नहीं है जी। और अगर आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों का समाधान करने का दावा नहीं कर सकते या अपने प्रयासों का दावा नहीं कर सकते, तो आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगातार बढ़ता गया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होगा गर्व, मुझे क्यों नहीं होगा। लेकिन क्या उस अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए आकार से मुझे माने एक आम आदमी को कोई फायदा हुआ? मेरी क्रय शक्ति बढ़ गई, मेरी अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, बाजार में सामानों की मांग बढ़ गई, लोगों के पास जो पैसा था उसका कोई आकार बढ़ गया, रोजगार के अवसर सृजित हो गए, बड़े औद्योगिक घराने का उनका राजस्व में योगदान बढ़ गया। क्या हुआ? अगर इस देश की 60% पूंजी पर, 70% पूंजी पर, 80% पूंजी पर केवल 4-5%, 10% लोगों का कब्जा है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें, और वो ऐसी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत अर्थव्यवस्था कही जा सकती है जिसमें देश के आम नागरिक का योगदान लगभग नगण्य हो? दुनिया में तो ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं चलती। तो किस चीज का आप भान दिलाना चाहते हैं और कहां आप ले जाना चाहते हैं लोगों को? लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों की अनदेखी करके आप किसी का गौरवगान नहीं करा सकते, ये संभव ही नहीं है। अगर कोई सरकार लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को लेकर के उसके समाधान की बात नहीं करती तो वह अपना पोल खोलती है, वो अपने 10 साल के क्रियाकलापों का पोल खोलती है। जी। वह यह बताने से बचना चाहती है कि उसने पूरे 10 सालों तक केवल कारपोरेट का सहयोग लिया है और कारपोरेट को सहयोग दिया है। अरबों रुपए आपने कारपोरेट को माफ कर दिए और किसानों का कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आप खुद ही इसका आश्वासन देते थे। एमएसपी का आश्वासन, एमएसपी की बात तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। आप अपनी पार्टी के बारे में बता दीजिए। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 6 दल बदलू हैं। गुजरात में जहां पिछले कई सालों से आप सत्ता में है, वहां 2-2 संसदीय क्षेत्रों में आपके द्वारा दिए गए टिकट लोगों ने वापस कर दिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आपके पास आपने आसनसोल से आज एसएस अहलुवालिया साहब को उम्मीदवार बना दिया। आसनसोल में आपके पास कोई पार्टी का कोई नेता नहीं है। दार्जिलिंग से एमपी बनकर के आए थे अहलुवालिया साहब, जी। वहां से जीत के आए थे, पहली बार आसनसोल से आए। आपके पास उम्मीदवार मिल गया राजस्थानी। आप पंजाब में इतने बड़े पैमाने पर दल बदल करा करके उम्मीद कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं है। आज हर 4 उम्मीदवारों में से 1 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का दल बदलू है। क्या भारतीय जनता पार्टी के में इतना बड़ा संगठन जो दुनिया का सबसे बड़ा दल होने का दावा करता है, उस पार्टी के परंपरागत नेता उम्मीदवार बनने लायक नहीं है? आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और आपको मिल रहे हैं। दल बदल के आधार पर अगर आप उम्मीदवार खड़े करते हैं तो क्या यह पार्टी दावा कर सकती है कि हमारे पार्टी को उम्मीदवार मिल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस के बारे में कि वो अपनी जीत का दावा नहीं कर रही है। आपसे आग्रह करूंगा कि अब राहुल गांधी के उन भाषणों को भी सुना दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे, इंडिया दल समूह चुनाव हराएगा और हम जीत करके आगे आएंगे। केवल विषयांतर करने की कोशिशें हमेशा सफल नहीं होती। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में उलझी हुई है, जाल यह है कि आपने 2024 में लोगों के तकदीर में परिवर्तन का आश्वासन दिया, वायदा किया, और आज आप उसका उल्लेख भी करने के लिए तैयार नहीं। आज आपके पास उन बातों का कोई जवाब नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में जिसका उल्लेख किया। राहुल गांधी ने अपने न्याय यात्रा के दौरान, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन सवालों को खड़े किए, अगर आप इन चीजों की चर्चा नहीं करते हैं तो आप कोई मुद्दा बना ही नहीं सकते, कोई विमर्श तैयार ही नहीं कर सकते। और विमर्श के अभाव में, मेरा अपना मानना यह है कि विमर्श के अभाव में कोई भी माहौल अपने पक्ष में नहीं बना सकते हैं। जी बिल्कुल, विमर्श का अभाव